बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 82 नंबर इस किस्त में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं दिल्ली में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आमद। उसके बारे में हम बयान कर रहे हैं, वो कौन थे, उनकी स्वान हयात को हम आपके सामने बयान करें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बरसगीर में मुगलिया सुल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बाप की तरफ से तैमूरी था, तो मां की नस्ल से चंगेजी, क्योंकि तैमूर खुद एक तातारी था और एक बरलास तुर्क खानदान से अजवाजी रिश्ता जोड़ा था। इस लिहाज से बाबर को तुर्क करार दिया जा सकता है। मुगल लफ्ज फारसी में मंगोल से बिगड़ कर बना है। यह लफ्ज मुगल बाबर की खानदान के साथ जुड़कर रह गया, हालांकि बाबर बजाते खुद अपने नस्ब को तैमूर से जोड़ता रहा। सन 1500 के दौरान बरसगीर हिंदो पाक के एक अजीम इस्लामी दुनिया का सरहदी मुल्क था। जोग्राफाई हैसियत से ये कुछ इस हद तक वस्त एशिया की जानिब से महफूज सरहदों में वाक़या हुआ था। हिंदू काश के बुलंदो बाला बर्फीले पहाड़ पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान वाक़या इंतहाई दुश्वार रास्तों और दरों ने इसकी हिफाजत की रखी थी, लेकिन एक ऐसा मुकाम था जिसे कोई भी बड़ा फाता नजर नहीं कर सकता था। इस फतह करने की तमन्ना हर एक के दिल में हुआ करती थी। गंगा की वो दौलतमंद सबज शादाब मैदान और दिग्गन की वो सतह मुर्तफा 18वीं सदी ईस्वी तक दुनिया के मुख्तलिफ साजो सामान बरामद करने वाले अहम तरीन इलाके थे। मसाला जात, हाथी दांत, लोहा और बरसगीर में तैयार होने वाले साजो सामान के पुराने जमाने से ही दुनिया भर में बड़ी मांग इन चीजों की पाई जाती थी। रोमन सुल्तनत और आगे चलकर बगदाद में कायम शुदा इस्लामी हुकूमत से ताजर मगरबी सरहलों पर उतरते, जिसके बहस इन सहलों पर तजारत जोरों पर थे। इधर शुमाल मगरब की जानब रेशम शहरा के जरिए चीन से और जमीनी राहों के जरिए तबरेज से बैन अवी सौदागरी जोर और शोर से जारी थी। व्यापारी मसाला जात के खरीदने के लिए सोना अदा करते और इस तरह बरसगीर में सोना अपनी जरूरियात से ज्यादा जमा हो चुका था। इस दौलत के अक्सर हिस्से का भाव बादशाहों के दरबारों और दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, सूरत और ढाका जैसे बड़े शहरों की तरफ था। ये सारे दौलतमंद शहर फातिम की तवज्जो अपनी जानब खींच रहे थे। इनका फतह करना इनके लिए एक इनाम हासिल करने के बराबर था। यही वजह है कि हिंदुस्तान पर बार बार हमले होते रहे, बार बार इसे लूटा जाता रहा। हमला आवर लूट पार के लिए इस पर हमला करते रहे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि हमला आवरों ने हिंदुस्तान की जिंदगी को बेहतर जाना, इसलिए वो यही रच बस गए और शाही सिलसिलों की बुनियाद रखी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इन हमला आवरों ने लूट का माल अपने साथ लिया और अपने अपने मुल्क वापस चले गए, जैसा कि सन 1400 में तैमूर ने और 1732 में नादिर शाह ने किया। दूसरों ने, जैसे कि बरतानिया ने, न सिर्फ हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर से लूटा बल्कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जमाने तक रुके भी रहे और लूट का सिलसिला भी जारी रखा। तैमूरी हुकूमत के जवाल से वस्त एशिया और मगरबी एशिया अफरा तफरी और बद अमनी फैल गई। फारस में सफिया बरादरी के शाह इस्माइल अव्वल ने कामयाबी के साथ अपना मुकाम को मुस्तहकम किया और सफिया शाही सिलसिले की देखभाल डाली। तैमूरी शहजादा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर शाह इस्माइल का हम असर था। वो एक तैमूरी शहजादा उमर शेख का बेटा था। इसे विरासत में फरागाना की सबज वादी बशूमल ताशकंद मिली थी। उमर शेख ने अंदर जान को अपना सदर मुकाम बनाया और फरगाना पर हुकूमत करता रहा। सन 1494 में जब इनका इंतकाल हुआ तो इस वक्त बाबर की उम्र 11 साल थी। तैमूर ये रवायत के मुताबिक उमर शेख की वफात के बाद इसके भाइयों और बेटों के दरमियान तख्त पर कब्जा जमाने के लिए जद्दोजहद शुरू हो गई। बाबर के चचा सुल्तान अहमद ने सबसे पहले इस पर कब्जा जमाया,
لیکن سلطان احمد کی اچانک موت ہوگی، اس کے بیٹے نالائق تھے، اس کے لیے بابر کو فراغانہ اور سمرقند کی حکمرانی حاصل ہو گئی۔ لیکن بابر کے ساتھ بھی اپنوں کی آپسی رسا کشی جاری رہی۔ اس کا بھائی جہانگیر زور آزمائی کے لیے موقع کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ اسی دوران فراغانہ کے مشرق میں ایک طاقتور ازبک سلطنت نے سر اٹھایا۔ اس کا سربراہ شاہبانی خان تھا، جس کا دور حکومت 1451 سے 1510 تک رہا۔ ازبکوں نے شمال کی جانب مغولوں کی قسمت پر اپنی سلطنت کی حدود کو پھیلایا تو مغرب کی طرف تیموریوں کے علاقوں پر قبضے کیے۔ تیموریوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1501 میں شاہبانی نے فراغانہ پر حملہ کیا۔ ساریل کے میدان جنگ میں بابر کو شکست ہوئی اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ بابر وہاں سے فرار ہو گیا اور 3 سالوں تک افغانستان کے پہاڑوں اور خراسان کے میدانوں میں خانہ بدوشانہ زندگی گزارتا رہا۔ اس دوران اس نے سمرقند پر قبضے کے لیے کوشش کی، لیکن ہر بار شاہبانی کے ہاتھوں شکست کھاتا رہا۔ بابر اور اس کے وارثین عظیم مغل تاشقند پر اپنا دعویٰ برابر جتاتے رہے۔ بابر کے پڑپوتے شاہ جہاں نے کافی عرصہ بعد تاشقند پر دوبارہ قبضے کے لیے آگرہ سے اپنی فوج بھیجی۔ اس حملہ میں وہ ناکام رہا۔ وہ دور سیاسی افراتفری کا دور تھا۔ کسی بھی موقع شناس شہزادے کے لیے کہیں نہ کہیں اچھے موقع ہاتھ آ جایا کرتے۔ 1504 میں بابر نے کابل پر قبضہ کیا اور اس کا اپنا گھر بن گیا۔ اس دوران ازبکوں کی پیش قدمی جنوب کی جانب برابر جاری تھی۔ 1505 میں شاہبانی نے ایک اور تیموری شہزادہ حسین بقارہ کی علاقہ میں حملہ کیا، جس کو ہرات سے حکمرانی کر رہا تھا۔ بقارہ نے بابر کو مدد کی درخواست بھیجی۔ بابر نے اپنی فوج ہرات کی جانب روانہ کی، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے سن 1506 میں بقارہ میں انتقال کر گیا۔ اس لیے بابر اپنی فوج کے ساتھ واپس چلا۔ ازبکوں نے خراسان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ خراسان پر ازبکوں کی قبضہ کی وجہ سے شاہ اسماعیل کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ اسماعیل ایک بڑی فوج کے ساتھ خراسان پر حملہ آور ہوا۔ اس زمانے میں بابر صفوی افواج کے ساتھ مل کر شاہبانی خان کے خلاف لڑتا رہا۔ بابر اور صفوی شاہ اسماعیل کے متحد محاذ کے باوجود شاہبانی فتح یاب رہے۔ جنوب کی جانب اور آگے پیش قدمی کرتے ہوئے ازبکوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ازبک شمال اور جنوب دونوں جانب سے بابر کے اپنے کابل کے لیے زبردست خطرہ بن گئے۔ بابر کی یہ خوش قسمتی تھی کہ مقامی قبائلی سرداروں نے خراج حاصل کر کے شاہبانی قندھار سے واپس لوٹا اور اسی سال ترکمنوں کے ساتھ ہوئی ایک جنگ میں وہ مارا گیا۔ شاہبانی کے بعد فارس والوں نے کامیابی کے ساتھ خراسان واپس حاصل کر لیا۔ بابر نے اہم وقت پر شاہ اسماعیل کی جو مدد کی تھی، اس کے بدلے میں بابر کو کابل پر اپنا اقتدار رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ علاوہ ایسے کہ وہ ازبکوں سے جو علاقہ چھین سکتا تھا، ان پر بھی اس کو حکومت کرنے کا موقع مل گیا۔ اسماعیل نے خراسان سے اپنی افواج بلا لی اور اپنے فوجی سالار یار احمد خزانی کو گورنر نامزد کر دیا۔ بابر کی آزاد روح تو بے قرار تھی، وہ ایرانیوں کی غلامی کے لیے تیار نہ تھی۔ ادھر خزانی اثنا عشری اصولوں کو انتہا ظلم و بربریت کے ساتھ سنی مسلمانوں پر لاگو کرنے لگا۔ ہرات کی آبادی کی اکثریت سنی تھی۔ ان پر ہونے والے مظالم اور اثنا عشری اصولوں کو نہ ماننے والوں کو جس طریقہ سے ہلاک کیا جا رہا تھا، اس سے بابر کو گہرا صدمہ پہنچا۔ سن 1512 میں ہوئی غردون کی جنگ میں بابر نے صفوی افواج کی مدد نہیں کی۔ ازبک اس جنگ میں کامیاب رہے۔ خزانی میدان جنگ میں مارا گیا۔ بار بار حملوں کے باوجود سمرقند پر قبضہ کرنے میں بابر ناکام رہا۔ وسط ایشیا میں ہونے والی مسلسل سیاسی فوجی شورش سے مایوس ہو کر بابر نے اب اپنی توجہ ہندوستان کی جانب متوجہ کی۔ تیمور کا وارث ہونے کی وجہ سے وہ دہلی کے تخت کو اپنی ہی میراث سمجھتا تھا۔ اس زمانے میں دہلی پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ لودھی خاندان کا یہ آخری فرمان براد تھا۔ ابراہیم لودھی اپنے باپ سکندر لودھی کے مقابلے میں سیاسی طور پر ناپختہ کار تھا۔
वो दरबार में होने वाली अंदरूनी साजिशों को समझ ना सकता था। हिंदुस्तान इस दौर में इंतशार का शिकार था। बंगाल और पंजाब में बगावत फैली हुई थी। राजपूत राणा सिंह की क़यादत में मुसल्लह जदोजहद कर रहे थे। बाबर ने दरअसल खैबर के जरिए हिंदुस्तान पर कई मरतबा छोटे छोटे हमले किए ताकि यहाँ के हालात का जायजा ले सके। इसने यहाँ के फौजी हालात को अपने लिए साजगार पाया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद मांगी तो बाबर को सिंध दरिया पार करने का मौका हाथ आया। सन 1525 में बाबर की अफवाज ने लाहौर पर अपना कब्जा जमाया। इसके दूसरे साल बाबर दिल्ली पर हमला आवर हुआ। इसके साथ 18,000 की मजबूत फौज थी जो बंदूकों और तुर्की तोपखाने से लैस थी। अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की 1,00,000 फौज से टक्कर ली, जिसके साथ बेशुमार जंगी हाथी भी थे। मुगलों को तोपखाने की बर्तरी हासिल थी। मैदान जंग इनके साथ हाथ रहा। जैसे जैसे बाबरी फौज के गोले हाथियों पर गिरे, हाथी पलटे और हिंदुस्तानी फौज को कुचलते हुए चले गए। इब्राहिम लोदी मैदान जंग में मारा गया। अब बाबर दिल्ली में था। मुगलिया सुल्तनत की दाग बेल पड़ गई थी। बाबर दरियाई गंगा के मैदानों की जानब बढ़ता गया। सन 1526 में आगरा पर कब्जा किया और कन्नौज की जानब बढ़ा। 1527 में खानवादा की खौनीन जंग में बाबर मेवाड़ के राणा सांगा और कुछ मुकामी मुसलमान राजाओं को शिकस्त देने में कामयाब रहा। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी बंगाल की जानब बच निकला। वहां इसने एक जबरदस्त फौज तरतीब दी। सन 1529 में बाबर ने इस फौज को कुचल दिया और इस तरह वो हिंदुस्तान का बिला शर्कत गैर शहनशाह बन गया। 1526 में होने वाली पानीपत की जंग तारीखी आलम की एक तारीख साथ जंग है। इसके साथ सन 1192 में मोहम्मद गौरी ने जिस सलातीन के सिलसिले की बुनियाद रखी थी, इसका खात्मा हो गया। इस जगह अजीम मुगलिया सुल्तनत ने ले ली। इसने जनूबी एशिया के इलाकों पर अपना कब्जा मजबूत किया। यहाँ की तहजीब और तमद्दन, फनून, फन अमारत साजी, सरकार चलाने का निज़ाम, मसूकी, जबान, पकवान और जदीद हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की रीत रिवाजों पर अपना गहरा अनमट निशान छोड़ा। वो मुगल दौर ही था जिसने पहली मर्तबा बड़े आजमी तजारत को फरोग दिया और इस तरह हिंदुस्तान को यूरोपीय ताकतों से रोशनासी हासिल हुई, जिसने आगे चलकर यूरोप और एशिया की तारीख बदल दी। बाबर ने सिर्फ एक बगैर थकने वाला सिपाही था, बल्कि वो एक आला दर्जे का कैद और बेहतरीन मुसन्नफ भी था। इसका रोजनामचा बाबरनामा एक सूरत में जमा किया गया, जो दुनिया के बादशाह के लिए बेहतरीन हदायत पर एक मानी जाती है। दुनिया की फन तारीख में सीजर की याददाश्तों के साथ इसका मुआवजा किया जाता है। इनका इंतकाल जिन दिलदोज हालात में हुआ, इनसे साफ ज़ाहिर होता है कि इसकी रूह किस कदर लतीफ और हसास थी। अलावा इसके भी पता चलता है कि इस दौर में किस कदर गहरे सूफियाने असरात थे। सन 1530 में इनका बेटा हुमायूं बीमार हुआ। इस जमाने की तिब्बी साइंस के मुताबिक जो कुछ इलाज हो सकता था किया गया, मगर आखिरकार सारे तबीबों ने जवाब दे दिया, जिंदगी की उम्मीद बाकी न रही। ऐसे वक्त में बाबर ने परवरदिगार आलम के रूबरू अपने हाथ फैला दिए, गड़गड़ा कर दुआएं मांगी कि मेरी जान ले लो और हुमायूं की जिंदगी बख्श दो। कहा जाता है कि इस दुआ के मांगने के बाद बाबर ने बिस्तर मर्ग पर पड़े हुमायूं के गिर्द 7 चक्कर लगाए और हर चक्कर के साथ साथ यही दुआ मांगता रहा। इसके बाद बहुत जल्द इसका इंतकाल हो गया, जबकि इसका बेटा हुमायूं तंदुरुस्त हो गया और अपने बाप के बाद हिंदुस्तान का दूसरा शहंशाह बना। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं मुगल आजम अकबर के बयान कर रहे हैं। इसको हमने 5 किस्तों में तकसीम किया। कल हम इसकी पहली किस्त जारी करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।